कंपनी की जो एसओएफपी है ना, वो ओ लेवल में उसने 2010 में पूछी थी, कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी। बाकी एसओएफपी का कंप्लीट सवाल वो नहीं देता, ज़्यादातर वो ये कहता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेक्शन बनाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेक्शन बताओ, इसका ज़्यादातर क्या नाम है, वो सवाल सेट कर रहा होता है। लेकिन हम ज़रा देख लेते हैं इस सवाल को। अच्छा, इस सवाल में क्या है, इसने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी की सारी, मेन आइटम दिए हुए हैं और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। जो मेन चीज़ है इस सवाल के अंदर वो ये है कि इसने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट इसने फाइंड किया हुआ है। प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट, अच्छा वो नीचे बताया हुआ है, प्रॉफिट ये है। इसने प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है 84,900। सीन क्या है, इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करनी है। ड्राफ्ट प्रॉफिट का मतलब है कि हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली है, प्रॉफिट निकाल लिया है, लेकिन इसको फाइनलाइज़ नहीं किया। मेबी कुछ मिस्टेक्स होंगी जिनको ठीक करना होगा, ठीक है? तो मिस्टेक्स इसने बताई हैं और सबसे पहला काम जो इसने बोला है, वो ये बोला है, एक तो ये बोला है इन्वेंटरी की वैल्यू बताओ, दूसरा ये बोला है प्रॉफिट को रिवाइज़ करो, ठीक है? तो ज़रा इन्वेंटरी की वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये क्या है? यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 1 है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इन्वेंटरी थी 26,300 की, ठीक है ना? और इन्वेंटरी के अंदर एक आइटम था 5,200 का। 5,200 क्या, उसकी कॉस्ट है आइटम की। और वो आइटम अगर हम बेचने जाते हैं मार्केट में, तो वो बिक जाएगा कितने का सर? 5,000 का, लेकिन उसपे हमें फर्दर ₹600 का खर्चा भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये ज़रा एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने आपको नहीं बताई। हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होगा आपने। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है फातिमा बेटा? अगर आपको बताओ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? Sir, profit shouldn't be overstated. यस, यस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रॉफिट इन एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। और मेन जो उसका एलिमेंट है वो है कि एक्सपेक्टेड जो लॉसेस होते हैं वो रिकॉर्ड करो। जो एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, जो एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं, या जो लॉस फ्यूचर में होने हैं, आपको लगता है, आपको कंफर्म है कि फ्यूचर में होंगे, तो बेहतर है उनको आज ही रिकॉर्ड कर लें। व्हाई? ताकि आपके प्रॉफिट इन एसेट ओवरस्टेट ना हो, और जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो मेन मकसद उसका है कि जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है ना फ्यूचर में होने हैं, आपको लगता है वो आज ही रिकॉर्ड कर लें, बजाय फ्यूचर का वेट करने के। जैसे हमारे पास कोरोना वायरस है, फ्यूचर में बजाय खामखा क्रॉस कर जाए हाई लेवल पे, हम अभी से ही प्रिकॉशन ले लेते हैं। अभी से ही मतलब यानी लॉकडाउन ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। सेम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि अभी से अपने प्रॉफिट को कम कर लें ताकि आगे जाके आप एफिशिएंटली काम करें। तो एक टॉपिक है हमारे कोर्स में इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये उसका टॉपिक है। वो मैं अलग से कराऊँगा, लेकिन अभी आइडिया दे रहा हूँ। तो वो ये कहता है कि आप क्या करें, कोई भी इस तरह का लॉस है उसको रिव्यू क्या करें। क्या मतलब, अगर इन्वेंटरी है, तो इन्वेंटरी में कभी-कभार एक आइटम होता है, उसकी कॉस्ट भी आपके पास आ रही होती है। फॉर सपोज़ उसकी कॉस्ट है 5,200, और उस आइटम को आप क्या करते हैं, बेचते हैं आगे। तो सम टाइम क्या होता है, इन्वेंटरी का कोई आइटम हमें आगे बेचना होता है, लेकिन वो डैमेज हो जाता है। जैसे ये रिपेयर के यहाँ बोला है इसने, डैमेज हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, या पेरिशेबल हो जाता है, या उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। तो हमें लगता है, हम खरीदते हैं 5,200 का। फॉर सपोज़ हम 6,000 का नॉर्मली बेचते हैं, 6,000 का नॉर्मली बेचते हैं। लेकिन इन हालात की वजह से कि वो रिपेयर हो गया है, या उसकी वारंटी खत्म हो गई है, उसकी सेलिंग प्राइस कम हो गई है, वारंटी खत्म होने की वजह से, तो हो सकता है जितने का मुझे पड़ा था उससे भी सस्ता जाए। ऐसा होता है सम टाइम कि कंपनीज़ कोई चीज़ खरीदती है 5,200 की, और अल्टीमेटली उसको 5,000, 4,800, 4,900 मिलते हैं बेच के। रीज़न, क्योंकि वो आइटम आउटडेटेड हो चुका होता है। वो आइटम बिल्कुल मतलब यानी मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो चुकी होती है, या आइटम वो डैमेज हो चुका होता है कि कोई भी बंदा उसको नॉर्मल पैसे देने को तैयार नहीं होता, और हमें डिस्काउंट लगा के इवन कॉस्ट से कम पे भी देना पड़ता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ? तो जी बेटा। यहाँ तक मेरी बात अच्छा है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेटा क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने क्या करना है, इन्वेंटरी के अंदर 2 चीज़ें देखनी है। कोई भी आइटम आपके पास है, एक उसकी कॉस्ट देखें, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 5,200। दूसरी ये देखें कि उसको बेच के कितने पैसे मिलेंगे? उसको बेच के कितने पैसे मिलेंगे? अगर वो ब्रोकन हो गया या डैमेज हो गया क्या? तो अगर मैं इस आइटम को बेचने जाऊँ, तो 5,000 का बिकेगा, और ₹600 का मुझे इस पे खर्चा भी करना पड़ेगा। तो नेट मेरे जेब में कितना पैसा आया? इसको बेच के नेट मेरे जेब में कितना पैसा आया? ओवरऑल कितना अमाउंट मैं रिकवर कर पाऊँगा इसको सेल करके? 5,000 का मैं सेल करूँगा इसको, और 600 का मेरा खर्चा आ रहा होगा। तो मुझे बता सकते हैं कि नेट मेरे जेब में कितने पैसे आए? आर यू देयर बेटा? आप यहाँ पर मौजूद हैं? जी। देखें,
5,000 का मैं इसको सेल करूंगा, ठीक है, और 400 रुपए का मुझे फर्दर खर्चा करना पड़ेगा। तो इट मींस नेट जो मेरे जेब में पैसे आएंगे, ओ सॉरी 400 नहीं 600 है, सॉरी 600 का मुझे खर्चा करना पड़ेगा। तो नेट जो मेरे जेब में पैसे आएंगे दैट वुड बी 4,400। नेट जो मेरे जेब में पैसे आएंगे वो कितने होंगे? 4,400। गौर से देखना बेटा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपने रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है? जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री की कॉस्ट को देखें। कॉस्ट कितनी है? 5,200। अच्छा, वैसे तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो 5,200 आपके पास कॉस्ट आ रही है, और अगर उस आइटम को हम बेचने जाएं तो नेट जो पैसे रिकवर होंगे, नेट का मतलब ये है कि जाहिर बात है कभी कभार खर्चा भी करना पड़ता है। एक आइटम डैमेज हो गया तो रिपेयर कराना पड़ेगा। एक आइटम जो है थोड़ा सा मतलब यानी सेलिंग प्राइस उसकी रिड्यूस हो चुकी है, तो नई पैकिंग करानी पड़ेगी ताकि उसको दोबारा बेच सकें, मैनेज कर सकें। कभी कभार ये होता है आइटम की वारंटी खत्म हो जाती है, तो हमें उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ज़ाहिर-सी बात है खर्चा आएगा। तो नेट जो पैसे, तो वो कहता है कि आपने अगर अपना एक्सपेक्टेड लॉस देखना हो कि उस आइटम पे मेरा एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, तो आपको कॉस्ट को कंपेयर करना होगा नेट सेलिंग प्राइस से या एनआरवी से। ये मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ जो नेट पैसे हम रिकवर कर रहे हैं वो कितने हैं? 4,400 रुपए। तो देयर इज़ अ लॉस, मुझे बताएँ, क्या हमें कोई लॉस हो रहा है? कॉस्ट थी 5,200 और 4,400 रुपए मिलेंगे अगर हम उस आइटम को बेचने जाएँ। तो यहाँ कोई लॉस है? यस। कितने का लॉस है बेटा? 5,200 की कॉस्ट थी, हमारा खर्चा हुआ था, और हम रिकवर कर रहे हैं जस्ट 4,400। तो कितना लॉस हो रहा है हमें? यहाँ हमें 800 का लॉस हो रहा है। 800 का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब सर करना क्या है? तो हमारे पास जो इन्वेंट्री आ रही है वो आ रही है 26,300। तो सर इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट होती है? तो इसकी ट्रीटमेंट ये होती है, कोई एंट्री नहीं होती इसकी, कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि अभी हमने उसको बेचा नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं करते, जस्ट इन्वेंट्री की वैल्यू को रिवाइज़ कर देते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू को क्या कर देते हैं? रिवाइज़ कर देते हैं। तो ये जो 26,300 हमारे पास आ रहा है, इस 26,300 में ये वाला आइटम भी शामिल है 5,200 का, और ये 5,200 पे शामिल है। लेकिन इसकी वैल्यू अब चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि ये 5,200 का अगर हमने खरीदा था 5,200 का, लेकिन हम इसको बेचेंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? 4,400 रुपए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, वो एक और बात भी करता है, मैं लिख दूँ। वो ये कहता है कि इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट लेग। मैं दोबारा बता दूँ। हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि आपने इन्वेंट्री को जब भी रिकॉर्ड करना है तो आपने क्या करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइज्ड वैल्यू। कॉस्ट कहते हैं जितने का पड़ा आपको, और एनआरवी कहते हैं जो आपने अभी ऊपर फाइंड की। एनआरवी कहते हैं अगर मैं उसको बेचने जाऊं तो मुझे नेट पैसे कितने रिकवर होंगे, नेट मेरे जेब में कितना पैसा आएगा, उसे हम कहते हैं एनआरवी। ठीक है? तो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट कहता है जब भी आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना हो तो आपने क्या करना है? कॉस्ट एंड एनआरवी दोनों में से जो कम है उस पे रिकॉर्ड करना है। तो क्या मतलब है? अब ज़रा गौर से सुनें। हमारे पास एक आइटम है, उसकी कॉस्ट है 5,200 और उसकी एनआरवी कितनी है? 4,400। मुझे बताएं दोनों में से कौन-सा कम है? 5,200 या 4,400? 4,400। ठीक है? दोनों में जो कम है 4,400। तो सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो इसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे पास उसकी कॉस्ट आ रही है 5,200, और ये 5,200 जो है इसके अंदर शामिल है। लेकिन इसकी वैल्यू हो गई रिवाइज, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो कम होता है, जो नेट अमाउंट रिकवर होगा या जो कॉस्ट, इन दोनों में से जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड करना है। तो इसकी कॉस्ट है 5,200, लेकिन इसकी जो नेट रिकवरेबल अमाउंट है या एनआरवी जो है वो कितनी आ रही है? 4,400 आ रही है। तो व्हाट डज दिस मीन कि इसकी वैल्यू 5,200 नहीं होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4,400 रुपए। तो सर हम क्या करें? तो इसके 2 तरीके हैं, गौर से सुनना। इसके 2 तरीके, एक तरीका तो ये कि 26,300 में ये जो आइटम शामिल है 5,200 का, हमें इसको 4,400 पे लाना है, 4,400 पे लाना है। तो एक तरीका ये है कि 5,200 ऑलरेडी शामिल है, आप इसमें से कर दें माइनस और प्लस कर लें 4,400। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि आपकी इन्वेंटरी में वो आइटम शामिल है ऑलरेडी ना, 26,300 की आपकी इन्वेंटरी है। तो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू रिवाइज़ हो गई, और रिवाइज़ होने से एक एक्सपेक्टेड लॉस अराइज़ हुआ। आपने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ था, वो कॉस्ट इसके अंदर शामिल है। ठीक है? हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं, इसलिए हमारे पास 26,300 आ रहा है। उनमें से एक आइटम है 5,200 का। तो वो जो 5,200 का आइटम है उसको अगर हम बेचने जाते हैं तो मिलते हैं 4,400 रुपए, तो हमें एक एक्सपेक्टेड लॉस हुआ दैट इज़ 800। तो आप क्या करें? इसमें से 800 माइनस कर दें। मतलब आपकी इन्वेंटरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई।
लॉस का मतलब क्या है, मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो आप क्या कर दें, 800 रुपए इसमें से माइनस कर दें, दोनों से आंसर सेम आएगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? मैं इसको अलग से भी कराऊंगा इस टॉपिक को, कि सवाल में आगे कंपनी के सवालों में अमूमन आपको एडजस्टमेंट मिलेगी। तो मुझे पता है मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26,300 आ रही थी, लेकिन मुझे इसको रिवाइज करना है। इसमें 5,200 का आइटम शामिल है, लेकिन उसकी वैल्यू अब 4,400 हो गई है। तो हमने क्या किया, 800 रुपए माइनस कर दिए 26,300 में से। मुझे बता सकते हैं कितना आंसर आया? 25,500। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, 25,500। हम 25,500 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं सर। आगे कह रहा है रिवाइज प्रॉफिट निकालो। क्या मतलब, असल में कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें करनी है। तो पहले मैं प्रॉफिट लिख देता हूं कि हमारा प्रॉफिट आया कितना। तो उसने सवाल में प्रॉफिट ये दिया हुआ है 84,900। पहले मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ, 84,900 ये मैंने प्रॉफिट लिख दिया। ठीक है ना, ये प्रॉफिट हमें गिवन है सवाल के अंदर, और इसको करना है रिवाइज। सर रिवाइज करने का क्या मतलब है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब सुनना, गौर से बेटा सुनिएगा, ठीक है ना। पहली एडजस्टमेंट तो हम करेंगे इन्वेंट्री की। क्या मतलब, आपको मैंने बताया होगा जब मैं इनकम से वो एरर सिखाता था, मैंने कहा था क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लाइक एन इनकम। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, इनकम इनकम की तरह होती है। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी आपका प्रॉफिट कम होगा। बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिड्यूस करती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा एक्सपेंस है, जितनी ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी कम होगी। लाजमी बात है, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ज़हन में बिठा लें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लाइक एन इनकम। अगर वो बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर वो कम होगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो आप देख लें, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई। हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई, 26,300 थी, 26,300 से 25,500 हो गई, 800 रुपए से कम हो गई। तो जाहिर बात है हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरे तरीके से समझाऊं तो हम सबको पता है हमारा एक एक्सपेक्टेड लॉस अराइज हुआ है। हमने एक आइटम लिया था 5,200 का, लेकिन अगर हम इसको जाके सेल करते हैं तो नेट पैसे आएंगे 4,400 रुपए। तो हमारा एक एक्सपेक्टेड लॉस है 800 रुपए का। तो लाजमी बात है, जब आप एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, 800 रुपए से अपना प्रॉफिट कम कर दिया। आप लिख लीजिएगा इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड इसके रेफरेंस में। सर आगे चलते हैं, दूसरी एडजस्टमेंट ये जरा देखें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडेड इंश्योरेंस ऑफ 400 दैट वाज प्रीपेड एट 30 सितंबर 2020। हमारे पास ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है बेटा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखा देता हूं मैं आपको ऊपर, ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कहां चला गया, चले, वो बेसिकली प्रॉफिट निकाल चुका है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो माइनस कर चुका है। तो वो ये कहना चाह रहा है, जब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए थे, जब हमने प्रॉफिट निकालते हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए थे, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 400 प्रीपेड आ रहा था। मतलब प्रीपेड को हमने एडजस्ट किया ही नहीं। हालांकि होता ये है कि कोई भी प्रीपेड हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस में से जाके माइनस करते हैं। मतलब प्रीपेड की एडजस्टमेंट ये होती है कि वो आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करता है। हर वो चीज जो आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करेगी वो प्रॉफिट को क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो हमने ये एडजस्टमेंट की ही नहीं, ये एडजस्टमेंट हमने की ही नहीं। अब अगर ये एडजस्टमेंट हम करते हैं तो हमारा एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जी, अच्छा देखिए, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ बेटा। हम जब प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं ना, सॉरी, प्रीपेड जब रिकॉर्ड करते हैं ना, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होता है, तो हमारा एक्सपेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर हमने रेंट पे किया है और उसमें कुछ प्रीपेड है, तो हम रेंट पेड में से क्या करेंगे, वो माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा रेंट रिड्यूस हो जाएगा। रेंट रिड्यूस हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट करेंगे, ज़हन में बिठा लें, जब भी हम प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट करेंगे हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। अगर एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस रिड्यूस होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम 400 से क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। सर आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है, द प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट शुड हैव बीन एडजस्टेड सो दैट इट इक्वल्स 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल के बराबर आ जाए। क्या मतलब है, ऊपर अगर सवाल में आ जाए, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं आपके पास, इसने बेसिकली इसकी एडजस्टमेंट नहीं की, तो हम कर लेते हैं।
तो ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं सर? 14,500। इस पे लगा लेते हैं 5%। और हम सब ने सीखा है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, डिफरेंस जाता है। डिफरेंस जाता है क्या मतलब, आपके पास पुराना प्रोविजन भी आ रहा होगा ना, ये रहा पुराना प्रोविजन 625। तो मुझे बता सकते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है टोटल? 14,500 इंटू 5%, जहां तक मेरा ख्याल है ये 725 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 625। जी बेटा 100 का आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 725 माइनस 625, और 100 हमारे पास प्लस में आ रहा होगा। इट मीन्स हमारा प्रोविजन बढ़ रहा है। प्रोविजन बढ़ रहा है तो मतलब फ्यूचर में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो ये नुकसान है बेटा। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो मुझे बता सकते हैं हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 84,900। इसमें से रेड कलर वाले माइनस कीजिएगा, माइनस 800, माइनस 100 एंड देन प्लस 400 कर लीजिएगा। जहां तक मेरा ख्याल है ये हो जाएगा 84,400 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ये आ रहा है। चेक कर लें बेटा, 84,900 में से 800 माइनस करें, देन 100 भी माइनस करें, तो ये हो जाएगा 84,000। देन इसमें 400 प्लस कर लें, चेक करें मैं सही बोल रहा हूँ, 84,400 आएगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है सोशी बनाए। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने कैसे बनाई हुई है। देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस उसने सवाल में दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या किए हैं उसने सवाल में दिए, मैंने लिख लिए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास सवाल है, ठीक है ना। आपको इसने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन में इसने क्या किया था, हमें ओपनिंग बैलेंस दिए हुए थे, ये देख लें। ये जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है, ये कितना है 6,500। ये हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, वो कितना है 2 लाख, तो मैंने 2 लाख लिख दिया। और रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस ये रहा 73,475। तो मैंने क्या किया था, मैंने जाके एज इट इज ओपनिंग बैलेंस लिख दिए थे। ओपनिंग बैलेंस सवाल में गिवन होते हैं। तो 6,500, 2 लाख और 73,475। तो मैंने क्या किया, यहाँ ओपनिंग बैलेंस सारे लिख दिए थे, देख सकते हैं। ये मैंने 2 लाख लिखा था, ये मैंने 6,500 लिखा था, ये 73,475 लिखा था, और ये इनका टोटल किया था। टोटल आप देख लीजिएगा सर। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर हमने कोई प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट हमारे पास रिटेन अर्निंग के अंदर आएगा। अगर लॉस होगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा। तो मैंने प्रॉफिट लिखा, और प्रॉफिट कितना आ रहा था 84,400, वो मैंने इसमें ऐड किया। अच्छा सर अब क्या होगा सर, हम कभी कभार क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। इस सवाल में हमने कोई शेयर इशू किए नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ डिविडेंड हम पे करते हैं। कुछ चीजें याद कर लें, ट्रांसफर प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ठीक है। डीपीटी, डी फॉर डिविडेंड, पी फॉर प्रॉफिट, टी फॉर ट्रांसफर, डीपीटी, ठीक है ना। डीपीटी, डीपीटी मतलब आप प्रॉफिट को याद कर लें, डिविडेंड को याद कर लें, ट्रांसफर को याद करें, ये चीजें इसमें आती है लाजमी। तो प्रॉफिट हमने लिख लिया सर। फिर आ गया डिविडेंड। डिविडेंड पेड आएगा बेटा, डिविडेंड प्रपोज नहीं आएगा, डिविडेंड रिकमेंडेड नहीं आएगा, डिविडेंड पेड आएगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा, सवाल में बताया होगा या शुरू में इन्फॉर्मेशन के अंदर या ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। ये देख लें डिविडेंड पेड आ रहा है आपके सामने 2,000। तो मैंने क्या किया, 2,000 डिविडेंड पेड मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये इन्फॉर्मेशन में आपको बताएगा अलग से नीचे। तो यहाँ इसने लिखा हुआ है कि हमने क्या किया है, 5 डायरेक्टर ने डिसाइड किया है। अच्छा ये डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं जनरल रिजर्व का, तो इसमें ये नहीं दिखते कि ये प्रपोज, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हम लोग। हम सिर्फ डिविडेंड के अंदर ये सोचते हैं कि प्रपोज होगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। बाकी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में अगर उन्होंने रिकमेंड किया तो वो कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5,000 रुपए जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं, तो ये कहाँ से जाएंगे, रिटेन अर्निंग से, और उसमें ऐड हो जाएंगे। और हमने कोई शेयर वगैरह बीच में कोई भी इशू नहीं किए। तो मैंने क्या किया, 5,000 यहाँ से माइनस किए और 5,000 यहाँ जाके ऐड कर दिए, और इन सब का टोटल निकाल लिया। ये वाला नहीं किया, ये वाला आप कर लीजिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं या टोटल इक्विटी कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? जी बेटा, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नॉन वो बनाना है, क्या बोलते हैं, एसएफपी बनानी है। एसएफपी में सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की कॉस्ट ऊपर दी हुई थी, डेप्रिसिएशन भी दी हुई थी, तो उसकी मैंने बुक वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इन्वेंट्री की वैल्यू रिवाइज कर दी थी वैसे हमने, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू थी 26,300, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 25,500, क्योंकि 800 का लॉस था। 14,500 रिसीवेबल की वैल्यू दी हुई थी, इस पे हमने लगाया था 5%, तो वो कितना है 725 आया था। वहां डिफरेंस जाता है बेटा, इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस जाता है, और एसएफपी में क्या जाता है, टोटल प्रोविजन जाता है जो आपका इस साल बनता है।
पेपर में कभी भी पूछे ना प्रोविजन की वैल्यू बताओ, तो फिर हमेशा हम ट्रेड रिसीवेबल परसेंटेज लगाते हैं। अगर वो ये पूछे इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, तो फिर वहाँ हम डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अदर रिसीवेबल जो है ना, कंपनी के सवाल में आपको अदर रिसीवेबल हमेशा ट्रायल बैलेंस में या उसमें मिल जाएंगे आपको। अदर रिसीवेबल, अदर पेबल अलग से लिखे होते हैं। अच्छा जी, इन सब का हमने टोटल किया, तो ये आ गया हमारे पास, मतलब ये मैंने करंट एसेट का टोटल किया, ये आ गया 41275। इसमें प्लस किया बुक वैल्यू नॉन करंट एसेट की, तो टोटल हो गया 397275। अच्छा, नॉन करंट एसेट की उसने ऑलरेडी ऊपर वैल्यू दी हुई थी, ये रहा कॉस्ट एंड, और ये साल के एंड की है बेटा, मतलब हम ऑलरेडी डेप्शन लगा चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी डेप्शन लगा चुके हैं, वैसे भी हम प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डेप्शन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू आ रही है। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जल्दी बताएं। अच्छा, अब चलते हैं सर आखिरी पार्ट। अब हमें बेटा इसमें क्या करना है, इक्विटी वाला सेक्शन बनाना है इसके अंदर, कि इक्विटी वाला सेक्शन कैसे बनेगा। तो हम आगे जाते हैं, आगे लिखते हैं इक्विटी। इक्विटी में पहला हम लिखेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद हम लिखेंगे जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व के बाद लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग। और आपने क्या करना है, इन सब के क्लोजिंग बैलेंस लेने हैं, इन सब के क्लोजिंग बैलेंस लेने हैं। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, मैंने 2 लाख लिख दिया यहाँ पे। ठीक है सर, इसका कितना आ रहा है हमारे पास जनरल रिजर्व का, 11,500 आ रहा है, तो मैंने 11,500 यहाँ लिख दिया बेटा। और रिटेन अर्निंग का टोटल कितना आ रहा है ये देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने गलत किया हो। 73475, 84,400 माइनस 2,000 माइनस 5,000, तो ये मैंने लिखा है 150,875। आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हम चलो लिख देते हैं 150, उसके बाद है हमारे पास 875 में लिख देता हूँ। ये हमारे पास हो गया इक्विटी का सेक्शन। इसका जो भी टोटल आएगा हम इस कॉलम में लिख देंगे थर्ड में। सर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। तो नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या आएगा बेटा, डिबेंचर आएगा और लोन आएगा, अगर सवाल में दिया हो। तो इस सवाल में डिबेंचर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये रहा डिबेंचर, कितने का है, 18,000 रुपये का डिबेंचर है। तो हम 18,000 रुपये क्या करेंगे, जाके लिख देंगे, हम 18,000 रुपये जाके यहाँ पे लिख देंगे सर। सर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आएगा, अदर पेबल आएगा, और इस सवाल में शायद बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। आई होप के होगा, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देख लेते हैं सर इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या आ रही है, 8250 ट्रेड पेबल की। अदर पेबल की वैल्यू है 2,200। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट ये रहा 6,450। ठीक है, तो ये देख लें आप सारी वैल्यूज जो है एक बार, एक मिनट सबर करें, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। देखें, ये हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये हमारे पास अदर पेबल हो गया, ये हमारे पास ट्रेड पेबल हो गया। ठीक है ना, तो 8250, 2,200, 8250, 2,200, 8250, 2,200 और 6,450, ये हमारे पास तीन वो आ गई थी वैल्यूज। ठीक है ना, और सर इन तीनों को प्लस करें, क्या आएगा जल्दी बताएं बेटा। 8250 प्लस 2,200 प्लस 6,450 कितना आएगा, बी क्विक बेटा, जल्दी बताएं बेटा। सर ये आ जाएगा हमारे पास 169। ठीक है, और इन तीनों को भी प्लस कर लें, इन तीनों को भी प्लस कर लें। अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की होगी कैलकुलेशन की, फिर तो आंसर मैच हो जाएगा। जी बेटा, ये मेरे ख्याल से आ रहा है आपका, अल्लाह भला करे, 362, 362, 375। अब क्या करें बेटा, अब आप इन तीनों को टोटल कर लें, आप इन तीनों को टोटल कर लें। 362, 362, 18,000 और 16,900, इन तीनों का आप प्लस कर लें, बताएं कितना आएगा। आई होप कि सेम आंसर आएगा, 397,275। 397,275 हमारे पास सेम आंसर आएगा।
और इसको हम टोटल कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे पास कंपनी की एक एसएफपी हो गई। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हैं? बेटा कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट पेपर मत लिखिएगा। मैंने यहाँ लिख दिया है सीएल, आप ऐसा मत कीजिएगा, पूरा लिखिएगा करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेपर पूरा लिखिएगा, अदर पेपर पूरा लिखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटी पूरा लिखिएगा, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी कि एसएफपी कैसे बनती है? अच्छा पेपर में एक चीज़ बता दूँ, पेपर में ज़रूरी नहीं है पूरी एसएफपी बनाएँ, लेकिन पेपर में ये वाला पार्ट आपसे बनवा सकता है। ये वाला पार्ट कि इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट बनाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट बनाओ। तो इक्विटी में क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस आते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के, ठीक है? सम टाइम वो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बना लेता है, अगर वो आपसे नहीं बनवाता तो हम यहाँ भी एडजस्टमेंट कर सकते थे। मतलब रिटेनिंग ओपनिंग लिखते, डिविडेंड माइनस करते, प्रॉफिट ऐड करते, ट्रांसफर माइनस करते, तो हमारे पास ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाता। डीपीटी याद रखें, डीपीटी, ये 3 चीज़ें याद रखें, ये रिटेनिंग में आती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इंशाल्लाह शाम की क्लास में मैं डिविडेंड के बारे में और कुछ बताऊँगा और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को फर्दर डिटेल में बताऊँगा ताकि ये टॉपिक मैं एंड कर सकूँ। ठीक है बेटा? अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल हो तो पूछें बेटा।